हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं आज अपने फिर से दूसरी क्लास है ये अपनी, जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा अभी जो जून मंथ के अंदर आपकी हुई थी, उसके अंदर जो पहले दो ग्रुप थे ए और बी ग्रुप जो था, वो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको करवा दिया था। अब आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे जो आपके नेक्स्ट ग्रुप डी और ई जो है उसके बारे में। नहीं, ग्रुप डी और ई के अंदर आए हुए जो प्रश्न है उनका डिटेल सॉल्यूशन अपने करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से किस टाइप से उनको टैकल करोगे वो परिचर्चा इस वीडियो में रहने वाली है। तो बिना किसी समय गंवाए अपने शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है जो कि आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। और फिजिक्स का क्वेश्चन है तो अपने अच्छे से इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बायो तो डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं अपने को, लेकिन यहाँ अपने को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स भी आपको चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम, कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं साहब। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होगा। क्या बोल रहे हैं कि 4 किलोग्राम की वस्तु है, किसी एक वस्तु द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर फिसल रही है। घर्षण रहित है, ये घर्षण रहित मेज है। इस पे कोई 4 किलो की आपने क्या रख दी वस्तु, ये फिसल रही है। एक बार फिसलने के बाद फिसलती जा रही है, घर्षणहीन है, घर्षण बल काम ही नहीं कर रहा। तो वो आपके जिस दिशा में जा रही है, जितना बल लगा के छोड़ा उतने ही बल से गति करते रहेगी कि नहीं करते रहेगी। विपरीत कोई बल ही नहीं लग रहा तो वो रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, ठीक है। और स्पीड कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो नियत वेग से फिसल, इस वस्तु को वेग गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल बताओ। भाई अब आप बताओ, इसको विपरीत दिशा, इस दिशा से एक बार ही बल लगाया आपने, कितना 4 किलोग्राम की वस्तु है, एक बार कोई एफ बल लगा दिया, उसके बाद में ये कंटिन्यूसली फिसल रही है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसको लगातार गति बनाए रखने के लिए, अब देखो घर्षण बल लगता तो ये थोड़ी दूर जाके रुक जाती, लेकिन ये रुकी नहीं है, ये चलती जा रही है। तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बल लगाने की जरूरत है क्या बाद में? नहीं है, तो बल लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ही नहीं। अब मान लो इसका जैसा ये एक प्रश्न मैं ये दूं कि ये कोई मेज है, ठीक है, ये कोई क्या है आपका मेज, इस मेज पे कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। कितना है साथियों? 20 किलोग्राम। अब प्रश्न मेरा ये है आपसे कि मेज जो है, मेज का ये जो तल है, मेज का तल, ये वस्तु पर कितना बल लगा रहा है? कोई भी वस्तु स्थिर कब रहेगी? जब संतुलित बल लगे। संतुलित का मतलब ये वस्तु नीचे की ओर बल लगा रही है, उतना ही मेज ऊपर की ओर बल लगाएगा, तभी ये वस्तु क्या रहेगी, किस अवस्था में रहेगी? बोलो, संतुलन अवस्था में रहेगी। किस अवस्था में रहेगी? संतुलन अवस्था में। तो इसको बताओ आप मेरे को कि नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। तो नीचे के बल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है F बराबर mg। F बराबर m का मान कितना है 20 गुणा g का मान कितना होता है 9.8, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गई। F बराबर कितना आ जाएगा 98 गुणा 2 आ जाएगा, गुणा कर दो 6 1 18 और 1 19, 196 न्यूटन। इतना बल लग रहा है। समझ गए बात को या नहीं समझे? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये अपने एमसीक्यू जो है वो अपने शुरू कर दिए हैं। जो थ्योरी थी वो अपने लगभग कंप्लीट कर लिए। बायो के जो टॉपिक्स हैं वो बचे हैं। बायो के अंदर आपको थ्योरी जो है वैसी थ्योरी प्लस में एमसीक्यू अपने इस सीरीज के अंदर शुरू कर रहे हैं। तो उस सीरीज में अपने क्या करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ में अपने जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसके साथ में थ्योरी अपने आप ही हो जाएगी। तो थ्योरी पढ़े पहले, फिर क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन चलते जाए, उसका कोई फायदा मुझे लगा नहीं।
मेरे अनुभव के हिसाब से ये चलेगा अपना। अपने क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने चलते जाएंगे और साथ में डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसका फायदा ये है कि उसके अंदर अपनी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। बायो के अंदर अच्छा अपना ये स्कोप रहेगा। और एक चीज और है, जो आपके साथी थर्ड ग्रेड के लिए हैं वो साथी जो एनसीईआरटी को बिल्कुल मजबूत कर लें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। प्लस में अगर आपको आरबीएससी की बुक्स मिलती है तो वो भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी आपका बेस है, तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आने वाले। और ये भी कौन सी क्लास की, 9th की, 10th की। और अगर आप 11th की पढ़ते हैं तो 11th में सिर्फ आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ें, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 9th 10th कवर करो और प्लस में अगर आपको टाइम मिले तो 8th की भी कवर कर लीजिए। जो जो टॉपिक लगते हैं वही पढ़नी है, ऐसे नहीं है कि पहले पेज से लगे और लास्ट पेज तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। आप पागल नहीं हो, आप मास्टर बनने जा रहे हो, अच्छे शिक्षक हो और आप इतने दिमाग है आपका कि अपने को जो टॉपिक दिए हुए हैं वही पढ़ने है ना। तो यही चीजें अपने को पढ़ेंगे है ना, तो बात समझ में आ गई होगी। और एक एग्जाम जब हो आपने घबराना नहीं है, आसानी से उसको टैकल करने की कोशिश करनी है। आपको जो क्वेश्चन है एक बार में नहीं आ रहा है उसको एक बार आप स्किप करें, दूसरी बार आप उसको सॉल्व करें। आप क्या करते हैं, एक में पजल हो गए तो उसी को लेके बैठे रहते हैं, तो इससे आपका टाइम भी खराब होता है, प्लस में आपका माइंड भी खराब होता है ना। तो ये चीज आपने नहीं करनी होती है, एग्जाम टाइम में ये चीजें ध्यान रखनी होती है। देखो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उनमें पहले आप ये देखो कि पूछना क्या चाहता है और गिवन क्या है अपने को, और वो कंडीशंस अप्लाई करोगे। देखो फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको थ्योरी पे नहीं मिलेंगे, थ्योरी है वो आपको अप्लाइड मिलेगी। अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फुलेरीन जो होता है उसमें कार्बन की संकरित अवस्था कौन सी होती है, सेचुरेटेड स्टेज कह दो। तो देखो फुलेरीन जो है, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये कार्बन जो है उसका क्या है, एक अपर रूप है। कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। और ये जो अपर रूप है इसका फॉर्मूला जो सबसे स्थायी है वो 660 होता है, C60 होता है, C60 होता है। और इसका जो नाम रखा गया वो बंक मिस्टर फुलर के नाम पे रखा गया, बंक मिस्टर फुलर, बंक मिस्टर फुलर के नाम पे रखा गया। ये बात समझ गए होंगे आप, किसके नाम पे रखा गया, बोलो जल्दी बोलो, बंक मिस्टर फुलर। और इसके अलावा कौन कौन से अपर रूप होते हैं, एक अपर रूप होता है हीरा पहला, और दूसरा जो होता है आप पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो, एक आपके पास में होता है फुलेरीन तीसरा, एक था ग्रेफाइट आपका, ठीक है। ग्रेफाइट एक अपवाद है, ये अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। और हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। और C60 का आपको बता ही दिया। इसका एक क्वेश्चन आपके पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था, आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। फुलेरीन जो होता है इसमें आपके 20-12 यानी 20 तो आपकी पंचफलकीय होती है और 12 आपके षटफलकीय आपको वलय मिलते हैं। वलय कितने कितने मिलते हैं ये प्रश्न आया हुआ है। तो 20 तो मिलते हैं पंच कोणीय और 12 मिलते हैं षटकोणीय वलय। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। अब यहां पूछा संकरण, तो इसके अंदर संकरण जो होता है वो sp2 होता है। क्या होता है, sp2। वैसे संकरण जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाना फर्स्ट ग्रेड और वो भी जर्नल साइंस के अंदर, ये कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन पूछा है इसका आंसर ये होगा। और संकरण जो अवस्था है ये आपके जो फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के जो साथी हैं, या आप कह लो सेकंड ग्रेड के जो साथी हैं, सेकंड ग्रेड साइंस के, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है। यानी इस लेवल में जाके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहां तो आपने जीके के पेपर में जनरल नॉलेज में ये चीजें पूछ रखी है। देखो इसका आपके 10th तक कोई लेना देना नहीं है। आपको साइंस जो लगाई है वो 10th की लगाई है, टॉपिक 10th वाले लगा रखे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 11वीं 12वीं में से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को तो तैयारी करनी है, तो अपने कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्या करें अपने, है ना। और ये चीज देखो, ये आपका लिखा हुआ है D2sp3, ये लिखा हुआ है sp3d2, इस तरह से लिखा जाता है इनको, ठीक है ना। तो इसका जो है वो sp2 आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, ये बायो का प्रश्न है आपके।
रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण क्या है? संकुचन और प्रसार का क्या कारण है? संकुचन और प्रसार का क्या कारण है, ये बताना है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है कंकाल पेशियां, रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां और कार्डियक या हृदय पेशियां। ये हृदय होगा, ठीक। तो कंकाल पेशियां है, ये तो शरीर को आकृति प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। शरीर को क्या प्रदान करना हो? आकृति, तब आपकी सहायता प्रदान कौन करती है? कंकाल पेशियां काम आती है। रेखित पेशियां जो है वो एक टाइप से कंकाल पेशियों का ही भाग है। जो कंकाल पेशियां वो कैसी होती है? रेखित होती है, रेखीय होती है, बिल्कुल इस तरह से। आपकी पेशियां जो देखोगे उसके अंदर इस तरह से रेखाएं मिलेगी। चिकनी पेशियां जो होती है, जितने भी आपके ऑर्गन्स, जैसे आपका मूत्राशय है, जैसे गर्भाशय हुआ, जैसे आपकी आंत हुई, छोटी आंत, या आप जैसे कह दो यकृत कह लो, ये जो आपकी नलिकाएं होती हैं, इस तरह से नलिका वाले जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर जो पेशियां पाई जाती है वो चिकनी पेशियां होती है, ठीक है। फिर कार्डियक, हृदय पेशियां, कार्डियक या हृदय पेशियां। तो हृदय पेशियां जो है ये आपके जो हर्ट है, हृदय है, इसके संकुचन, आकुंचन, संकुचन और आकुंचन, और इसकी जो गति है, हृदय की जो गति है, पंपिंग जो सिस्टम है, पंप करना, उसमें हेल्प प्रदान करता है। उसमें क्या करता है? हेल्प प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा रक्त वाहिकाओं को संकुचन एवं प्रसार, वो इसके अंदर भी आएगा। रक्त वाहिकाओं का, रक्त वाहिकाओं का संकुचन व प्रसार, तो इसका आंसर होगा चिकनी पेशियां। थ्योरी है बिल्कुल, और कुछ नहीं है, याद रखना है अपने को। अगला देखो भाई साहब, अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके? नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। एक तो होता है आपके पास तत्व, ठीक है, एक होता है आपके पास यौगिक, ठीक है, ठीक है, एक होता है आपके पास परमाणु। क्या होता है? परमाणु। एक होता है आपके पास परमाणु, एक होता है आपके पास अणु। इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है इनमें, क्या फर्क है इनमें? चारों में, चारों के बारे में जानते हैं, ध्यान देना जरा। तत्व जो होता है ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब तत्व जो है वो एक परमाणुक भी हो सकता है, द्विपरमाणुक भी हो सकता है, त्रिपरमाणुक भी हो सकता है, चतुपंच या षट भी हो सकता है, या इसके अलावा आप इसको बहु जो आपके परमाणुकता कह सकते हो। जितने उसके अंदर कण होंगे, जितने परमाणु होंगे, उतनी ही उसकी परमाणुकता होती है। उसकी क्या होती है? परमाणुकता। जैसे यहाँ O3 लिखा है तो इसमें कितने परमाणु है? 3, तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 3, एटोमोसिटी 3 है। यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसकी कितनी है? 3 है। इसकी कितनी है? 2 और 1 है 3 है। इसकी कितनी है? 4 है। इसकी कितनी है? 2 है। इसकी कितनी है? 2 है। इसकी कितनी है? 2 है। इसकी कितनी है? 4 है। ये परमाणुकता होती है, एटोमोसिटी होती है। क्या होती है? परमाणुकता होती है, ठीक है। बाई चांस पूछ ले आपसे। आगे बात करें आपके परमाणु। परमाणु सबसे छोटा भाग है जो स्वतंत्र रह सकता है। स्वतंत्र रह सकता है क्या? परमाणु है, परमाणु है, ठीक है, स्वतंत्र रह सकता है। जो परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनता है? अणु। परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु। ये तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, ये आप सीधे लिखते हो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब इसके अंदर आपने एक हाइड्रोजन लिया, प्लस में दूसरा हाइड्रोजन लिया, क्या बन गया? H2। तो ये अणु है क्या? बिल्कुल है।
अब मैंने कहा है 2 हाइड्रोजन ले लिए, 1 ऑक्सीजन ले लिया, इससे बन गया H2O। क्या ये यौगिक है? सॉरी अणु है क्या? ये अणु है? क्यों नहीं है अणु? भाई इसके अंदर आपके ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि आप इसमें एक ही प्रकार के ले रहे हो या अलग अलग प्रकार के ले रहे हो। इसमें तो एक ही प्रकार के होंगे, इसमें एक ही प्रकार के जरूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। अणु हो गया। अब है यौगिक। 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलेंगे तब क्या बनेगा? यौगिक। तत्व है वो अणु हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यौगिक जितने भी होंगे वो सारे अणु होंगे। यौगिक सारे के सारे अणु होंगे। समझ गए ना बात? अब इनमें से कौन कौन अणु है, कौन कौन परमाणु है? ये 3 परमाणु है। और O3 जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? ओजोन का होता है। किसका होता है? ओजोन का होता है। H2O वाटर हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो आप इसको, जल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपका फास्फोरस है। पूछा क्या है कि कौन सा युग्म जो है वो यौगिक है, यानी आपको अणु के रूप में चाहिए। तो देखो, जिसमें कम से कम 2 तत्व होने चाहिए वही यौगिक होता है। यौगिक कौन सा होता है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए? आपके तत्व होने चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पे कितने तत्व हैं? 1 ही है ऑक्सीजन। यहां कितने तत्व हैं? 2 है। यहां कितने तत्व हैं? 2 है। यहां कितने तत्व हैं? 2 है। यहां कितने हैं? 1 है। यहां कितने हैं? 1 है। यहां कितने हैं? 2 है। यहां कितने हैं? 1 है। भाई इसमें ऐसा युग्म चुनना है जिसमें सारे क्या हो? सारे ही आपके क्या होने चाहिए? यौगिक होने चाहिए। तो इसमें एक यौगिक है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी एक है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी एक है, ये नहीं हो सकता। तो बच गया एक ही ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। यही आपका आंसर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया है, दोनों ही यौगिक है। बात समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जिसमें दोनों ही अणु हैं, या अणु का युग्म पहचानना है आपने, अणु युग्म पहचानना है। मैंने लिखा O3, मैंने लिखा H2, मैंने लिखा हाइड्रोजन, मैंने लिखा NH3। ठीक है? मैंने लिखा CO2, मैंने लिखा O2। ठीक है? मैंने लिखा H3O और मैंने लिखा N2। और इसके जो ऑप्शन बनेंगे वो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अभी ऑप्शन नहीं दिए, केवल ये मिटाना पड़ेगा। केवल हाँ, पहला केवल ए, केवल ए व सी, केवल ACD और चौथा है केवल BC। बताइए इनमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में से कौन सा आंसर होगा? इसमें ACD है, इसमें AC है, इसमें A और इसमें BC है। इनमें से बताओ कौन सा अणु युग्म है? ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आंसर जो है पिन करके आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है? आशा करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। अपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है। जिन साथियों ने ये वीडियो नहीं देखा है, परमाणु एवं अणु के कम से कम 4 से 5 लेक्चर अपने लिए थे और वो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वरना आप जो वीडियोज का सेक्शन है उसमें जाएंगे तो उसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा आपको, 1-1.5 महीने, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है? आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। देखो इस प्रश्न में आपका ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी ये आपके फाइनल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जो है वो टाइप करने रह गए इसमें। तो देखो इसका ऑप्शन जो है वो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा? उसमें मिलेगा केवल A, C, D, या मिलेगा आपको B, C, D, A,
बी और डी, और इसमें मिलेगा आपको ये ACD हो गया, और एक रह गया जैसे मान लो A और C। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकते हैं थोड़े से आगे पीछे आपके, लेकिन जो राइट आंसर है उनका ऑप्शन आपको सही मिलेगा। यहाँ क्या बोला है, बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। पहले तो देखो बाह्य स्थानीय जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता, पहले तो ये समझो जैव विविधता क्या है, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहां पे जीवों में अंतर आ जाता है। भाई यहाँ पे जो जीव जंतु है वो आपके 10, 20, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहां पे वो जीव बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, उससे और आगे जाओगे तो वो आपको वहां मिलेंगे नहीं, वहां वाले जीव अपने नहीं मिलेंगे। तो हर जगह जीवों में विभिन्नताएं हैं, अंतर है, इसी अंतर को क्या बोलते हैं, जैव विविधता। और उसके आगे लिखा है जैव विविधता संरक्षण। इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अपने क्या करते हैं, उनको संरक्षित करके रखते हैं, यानी उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं। तो ये संरक्षण जो है दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य स्थानीय होता है और एक अंतःस्थानीय होता है। अंतःस्थानीय तो जो जीव जिनका जो प्राकृतिक आवास है वहीं उनको सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बाह्य स्थानीय में क्या होता है, उनको प्राकृतिक में न रखकर उनको किस में रखा जाता है, कृत्रिम आवासों में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, कृत्रिम आवासों में उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाह्य स्थानीय जैव विविधता जहां पे कृत्रिम है वहां पे क्या क्या हो सकता है, क्या उत्तक संवर्धन प्रवर्धन होता है, संकटापन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, इनविट्रो निषेचन होता है, युग्मकों, ये युष्मकों नहीं है, ये है युग्मकों का निम्न ताप परीक्षण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका ए है, उत्तक संवर्धन होता है, क्योंकि वहां पे आपके जो प्रजाति है उनके अंदर ऐसी गुण लाए जाते हैं जिनसे वो निम्न ताप में या उच्च ताप वाले निम्न ताप में, निम्न ताप वाले उच्च ताप में रह सके, उसके हिसाब से उनके जीन जो थोड़े एक्सचेंज किए जाते हैं। उसके बाद में है इनवेट्रो निषेचन, ये भी होता है, और युग्मकों का निम्न ताप परीक्षण भी किया जाता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, संकटापन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना। अगर यहाँ क्या लिखा होता, कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखना, तो ये पॉइंट भी सही हो जाता। तो आपका ए और सी और डी, ACD आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो ACD वाला जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। ये इतना आपके इन सिंपल सा क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय जैव विविधता वाला जो है टॉपिक जो था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपके जो एग्जाम में आया हुआ है। ये आपके जो शिफ्ट थी अलग से, जो पॉलिटिकल साइंस के बाद में जो एग्जाम हुआ था उनके आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न क्या है ध्यान से समझना। ये आपके पहले जो आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें से पूछा गया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनके प्रकार से सुमेलित कर सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो सबसे पहली अभिक्रिया में CaO प्लस में H2O और उसके बाद में लिखा हुआ है CaOH की ऑल्ट्राइज है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिना बुझा चुना। ये भी पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, ये पहला जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये होता है बिना बुझा चुना, बिना बुझा चुना, ठीक है। और जो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब ये जो है ये दो आपके अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। अभिकारक जो है वो कितने हैं आपके पास में, दो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये परिभाषा है। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट है उसका क्या आएगा आपके पास में, फर्स्ट का आपके पास में आएगा संयोजन, यानी सी आ जाएगा। फिर बात करते हैं CaO को गर्म कर रहे हो, वियोजित कर रहे हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी इसमें आपके टूट रहा है, टूटना यानी वियोजन होता है। तो सेकंड का जो पॉइंट आएगा, सेकंड का ए आ जाएगा। फिर आपके पास में Pb, लेड जो है कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और कॉपर क्लोराइड से करता है, तो ये जो लेड है अधिक अभिक्रियाशील है और ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से विस्थापित, यानी विस्थापन अभिक्रिया है।
थर्ड जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, थर्ड है विस्थापन यानी बी आ जाएगा। अब बच गया चौथा, सीधा सीधा चौथा बच गया। चौथे में क्या है, यौगिक हैं दोनों एक दूसरे में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चौथे का डी ही होगा, यानी CaBD। CaBD कौन सा है, CaBD दिख रहा है क्या, ये रहा CaBD जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। जिसने ये किया था वो सही था। और इसके अलावा आप भी जो है इन अभिक्रियाओं को याद रख लें। इस तरह से कोड वाले क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बना के दे दिया, यानी इस तरह से 4 प्रश्न सल्ट जाते, एक एक पूछते तो, लेकिन इसने चारों का एक ही बना के दे दिया, है ना। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, अपने बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है ये देखो, इजी सा प्रश्न पूछ लिया आपसे, आपके एनसीईआरटी के अंदर सीधी सीधी लाइन लिखी है वही पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो सिरका विनेगर जो होता है, जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत में काम आता है, किसके परिरक्षण में काम आता है साथियों, ये आता है अचार के परिरक्षण में। सीधा सीधा याद रखना, अचार को लंबे समय तक बचाकर रखना है तो आप किसका यूज करते हैं, सिरके का यूज करते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया, सिरका जो है वो कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का, यानी अम्ल पाया जाता है इसमें, ये आप कह सकते हो, ठीक है ना, याद रख लेना। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी जो आपका सिरका है इसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक। अब देखो ये क्या है, पानी में सिट्रिक अम्ल का 5 से 8% घोल, पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल, पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल का 5 से 8% घोल, पानी में ऑक्जेलिक अम्ल का 5 से 8% घोल। देखो अगर आपको सीधा सीधा इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम याद है ना, तो आपको आंसर आता है। परसेंटेज तो सब में सेम ही दे रखा है, 5 से 8%, 5 से 8, 5 से 8, 5 से 8, कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंटेज का कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। अगर ये परसेंटेज अलग अलग होते तब तो होता, लेकिन यहाँ तो अपने को पता लग रहा है कि सब में 5.8 है, इसका मतलब परसेंटेज तो यही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। और होता कौन सा अम्ल है, सिट्रिक होता है, सल्फ्यूरिक होता है या ऑक्जेलिक होता है, तो आप कहोगे सर एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी भाषा जो है वो आपकी प्योर हिंदी में अगर पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या दे दिया, क्योंकि कुछ शब्द बिल्कुल साइंटिफिक शब्द यूज किए गए हैं यहाँ पे। थोड़े थोड़े अगर इंग्लिश को भी हिंदी में लिख देता तो ज्यादा समझ में आता। मेरे हिसाब से इस प्रश्न को आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ये मान लो कि 1-2% समझ आए, कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। दोनों में ट्राई करते हैं अपने। पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि एक उत्थापक को आलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्थापक के भार के बराबर है तो उत्थापक जा रहा हो सकता है। आपको इस भाषा में कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा और इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा। इंग्लिश में पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आएगा आपको। If the tension in the cable supporting an elevator is equal to weight of the elevator may be। अब कुछ कुछ यहां से समझ आ रहा है, यहां से आपको उत्थापक कुछ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ कुछ पता लग रहा है एलिवेटर यानी क्रेन जो मशीन होती है उसकी कुछ बात कर रहा है, यानी उठाने वाली जो मशीन होती है, लिफ्ट जो है उसकी बात कर रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है कि यदि एक उत्थापक जो है अलंबित करने वाली केबल जो है, कहने का मतलब उत्थापक जो है आपका इस तरह से क्रेन मान लेते हैं और इसके आगे ये जो है इस तरह से लगा होता है और इसके ऊपर ये आपकी डोरी है, केबल है, ठीक है। इस डोरी में केबल में ये वजन उठाया जा रहा है, ठीक है। ये कह रहा है अलंबित करने वाली केबल में तनाव जो होता है, इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव बल लगता है उसको कहते हैं तनाव, और तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। अब वो वाली टेंशन नहीं है जो आपके खोपड़ी में होती है, वो वाली टेंशन नहीं है। इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव होता है उसको अपने तनाव बोलते हैं, उसी को टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्थापक के भार, उत्थापक का मतलब ये जो आपके उठाने वाली जो है इसके भार के क्या है, इक्वल है। भार के क्या है, इक्वल है। वजन के क्या, इक्वल। तो अब ये क्या कह रहा है, तो उत्थापक जा रहा हो सकता है। उत्थापक जो है वो कहां जा रहा हो सकता है, ऊपर की ओर बढ़ती चाल से, नीचे की ओर बढ़ती चाल से, ऊपर की ओर नियत चाल से, नीचे की ओर नियत चाल से, ठीक है। उत्थापक यानी ये वजन, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब आपको ऊपर बढ़ती चाल से या नीचे बढ़ती चाल से तो नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों का वजन सेम है। वजन सेम है तो फोर्स सेम लग रहा है,
टेंशन और इसके अंदर जो बल है वो सेम है, तो एक नियत चाल से जाएगा, एक कंटिन्यूस जो वेलोसिटी है उससे मूव करे। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन, ये नहीं, ये दोनों तो कट हो गए, बच गए ये दोनों, तो दो दो ही हैं इसके अंदर, तो ये दो बच गए सी डी। तो सी डी कौन से ऑप्शन में है? डी में, यानी 4 नंबर ऑप्शन में ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात को थोड़ा सा समझना था, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो रस्सी थी उसका खिंचाव बल और नीचे जो वजन लटका हुआ है उसका जो आपका द्रव्यमान कह लो या जो आप कह रहे हो वजन कह रहे हो, वो दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नियत चाल से बढ़ेगा। वही लिफ्ट वाली कंसेप्ट आप यहाँ यूज कर सकते हो छोटे से लेवल पे। अगला प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, अपनी क्लास का डायरेक्ट उठा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही बार में पूरा दीजिए। क्या कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट में प्रत्येक प्रकरण में m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F कार्यरत है, विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर लंबे तीर से दिखाई गई है। कॉलम फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। ये तो वस्तु पर बल है, ये बल द्वारा किया गया कार्य है। अब सिंपल सी बात है, जो आपको कार्य होता है, कार्य क्या होता है? W बराबर F गुणा D होता है। D विस्थापन है, F बल है। अगर आप कहो सर किसी कोण के साथ लगाया जा रहा है, तब मैं कहूंगा आप इसको आप एफ डी कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब थीटा का मान बदलेगा ना, उससे आपको पता लग जाएगा। थीटा का मान आपके पास में 0 हो सकता है, थीटा का मान आपके पास में 90 हो सकता है, और थीटा का मान आपके पास 180 डिग्री हो सकता है। थीटा का मान 0 करोगे, थीटा का मान क्या करोगे? 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 का मान होता है 1। फिर आप कहोगे कोस 90, कोस 90, तब आपके पास आंसर आएगा 0। जब आप कहोगे कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, तब आप कहोगे -1, यही आएगा। तब आप इसमें से देखो, यहां देखो, ये आपकी विस्थापन की दिशा है और यही आपके बल की दिशा है, तो इन दोनों के बीच में कोण होगा 0 डिग्री का। यहां ये आपके विस्थापन की दिशा है और ये आपके बल की दिशा है, और दोनों के बीच में जो कोण लग रहा कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, दे भी रखा है इसने। और यहाँ ये इस दिशा में जा रहा है D, और बल लग रहा है इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच में जो कोण हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कोण हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सा पता लग रहा है 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब धनात्मक +1 है, 90 का मतलब 0 है, और माइनस का मतलब ये ऋणात्मक है। तो सीधा सीधा आप मिला सकते हो इनको, है ना, सीधा सीधा इनको मिलाना है। तो देखो भाई किस में क्या आएगा। ये धनात्मक पहला ही सही है, दूसरा आएगा 0, ये यहां जाएगा, तीसरे का आएगा ऋणात्मक, यानी 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आपके डायग्राम बने हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अगर इसी को कथन में दे देता उलझा भी सकता था, लेकिन नहीं उलझाया, बिल्कुल इजी सा प्रश्न उसने बना के आपको दे दिया था। चलिएगा अगला प्रश्न अपने देखते हैं। ये आपके मस्तिष्क से आ गया है, और ये आपका इस शिफ्ट का 5वां ही प्रश्न आप कह सकते हैं, लास्ट प्रश्न कह सकते हैं, और अपनी क्लास का भी लास्ट प्रश्न है। अभी पीछे भी आपके लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर भी ऐसा प्रश्न करवाया था, यानी कि हर शिफ्ट के अंदर, यानी एक शिफ्ट को छोड़ के अगली शिफ्ट में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला है। सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना। साइकिल चलाना मतलब संतुलन ही हो गया। क्या हो गया? संतुलन हो गया। कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से का कारण संभव है, इस हिस्से का सही स्थान व नाम चुनिए। तो आपको पता है, सिंपल सा पूछा क्या है कि साइकिल चलाना या जो सीधी रेखा में चलना, ये कौन बताता है? ये आपके बताता नहीं, कौन कंट्रोल करता है? कौन है कंट्रोल करता है? लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है, और ये किस का भाग होता है? क्या अग्र का होता है, क्या मध्य का होता है, क्या पश्च मस्तिष्क का होता है? मस्तिष्क के 3 भाग है, एक तो आगे का हो गया, एक बीच का हो गया, और एक बैक साइड का हो गया। तो ये तीनों भाग होते हैं। तो ये जो भाग होता है अनुमस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका है? पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। तो देखो कहां बैठा है ये। क्या अग्र मस्तिष्क? ये हो ही नहीं सकता। अग्र मस्तिष्क हो ही नहीं सकता, पश्च हो ही नहीं सकता। पश्च हो सकता है, लेकिन यहाँ आपके हाइपोथैलेमस दे दिया, ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं है। यहाँ तो हो सकता था, यहाँ पश्च दे रखा है, अनु दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या?
जो डाटा पिछले वीडियो में बताया वो दोबारा बता देता हूं। प्रमस्तिष्क का काम होता है सोचना, समझना, विचारना, याददाश्त रखना। इसके अलावा जो भी सोचा विचारी का जो भी कैलकुलेशन का काम करते हैं वो सारा का सारा इसका होता है। मेडुला ओम्बलागेटा जो है ये क्या काम करता है, ये आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। छींकना, नाक में से सलाइवा निकलना, लार निकलना, हृदय की धड़कने, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण का क्या करता है जी, नियंत्रण। फिर है पश्च मस्तिष्क यानी अधचेतक, जिसको क्या हिंदी में तो अधचेतक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये भूख प्यास नियंत्रक होता है, भूख प्यास है ना, और इसके अलावा ताप नियंत्रण केंद्र है, ताप नियंत्रण केंद्र है। ठीक, अगला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का आपको बता ही दिया, ये संतुलन बनाए रखना शरीर के, इसका काम होता है। तो बात समझ गए होंगे। ये आपके थे, आपके जो आपका डी और ई जो आपकी शिफ्ट थी उसके जो क्वेश्चन थे वो अपने सॉल्व किए हैं। इससे पहला जो वीडियो था वो अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने ए और बी जो ग्रुप थे उनका जो आपके जीके के अंदर जो 5 क्वेश्चन साइंस के आए हुए थे उनको डिटेल में सॉल्यूशन करवाया है। जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, किस तरह से उनको आप सॉल्व कर सकते हो, वो चीजें मैंने आपको बताई है ना। तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें, है ना। और आगे अपने 3rd ग्रेड और जो 1st ग्रेड के साथ ही वापस से पुनः लग गए हैं उनके लिए वीडियो MCQ जो बैच है वो बैच कह सकते हो आप, यानी कि जो सीरीज है वो शुरू अपने की है। स्टार्टिंग में अपने पहले वो क्वेश्चन लिए जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ, जैसे 1st ग्रेड हुआ है तो उसके क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और आगे फिर अपने जिस टॉपिक को लेंगे उस टॉपिक के अंदर जितने बनने वाले नए क्वेश्चन होंगे या जितने पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अपने एक साथ में एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यानी हो सकता है कुछ टॉपिक्स में बड़े ज्यादा क्वेश्चन बने तो उसके 2 या 3 वीडियो आ सकते हैं। तो आप कंटिन्यूसली बने रहें हमारे साथ। साइंस का आपको जो डर है वो बिल्कुल न रखें, आप डेली बस वीडियो देखना है और उसके जो नोट्स है वो साथ साथ में बनाते चलना है और उसको याद करना है। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं हम, कि जो आपके इन क्वेश्चन से बाहर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।